ये जो नेक्स्ट आ रहा है सेबी एससी रेगुलेशन, टेक ओवर कोड जिसको हम बोलेंगे। टेक ओवर कोड में देखो दो सवाल तो एक ही चीज को लेके आए हुए, एंटरप्राइजेज वैल्यू निकालना। एंटरप्राइजेज वैल्यू एक रेगुलेशन 5 में वर्ड काम आता है, सेबी टेक ओवर कोड की रेगुलेशन 5 में। एंटरप्राइजेज वैल्यू की आप शुरू में डेफिनेशन क्लोज जब पढ़ते हो तो उसकी डेफिनेशन क्या आती है, एंटरप्राइजेज वैल्यू में 3-4 चीजें जुड़ती है, 1-2 चीज घटती है। तो एंटरप्राइजेज वैल्यू निकालना तो आप देखो अच्छे से याद रखना, अभी ये जून 21 में भी आया एंटरप्राइजेज वैल्यू निकालना। What do you mean by enterprise value under SEBI takeover code? From the following information, calculate the enterprise value of KRS Limited. एक दिन तो ले आओ सेट एक तो तैयार हो। तो देखो इसमें एंटरप्राइजेज वैल्यू निकालने को बोला है। आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर कैपिटल दी है 1600 लाख, मार्केट वैल्यू पर शेयर क्लोजिंग भाव दे रखे उसके हिसाब से 125 पर शेयर की मार्केट वैल्यू दे रखी है। ऊपर तो आउटस्टैंडिंग शेयर कैपिटल, फिर मार्केट वैल्यू, रिजर्व एंड सरप्लस, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कैश इन हैंड, कैश इक्विवेलेंट और अदर करंट एसेट्स। एज पर सेबी टेक ओवर कोड एंटरप्राइजेज आंसर चालू कर दिया नीचे। एंटरप्राइजेज वैल्यू का आपने फार्मूला अगर पढ़ा हो तो उसमें फार्मूले में 4 चीजें जुड़ती है। एंटरप्राइजेज वैल्यू ये अच्छे से निकालना आप लोग ध्यान रखना। एक तो मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ फर्म। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, हम निकाल रहे हैं एंटरप्राइजेज वैल्यू। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है आपकी कंपनी के इक्विटी शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी है टोटल। ये देखो आपको कैसे पता चलेगी, पहले नंबर ऑफ शेयर कितने हमारी कंपनी के, जैसे ऊपर आपको स्टार्ट में दे रखा था आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर कैपिटल 1600 लाख थी ना, वो तो कैपिटल है 1600 लाख, नंबर ऑफ शेयर नहीं है। आगे दिया हुआ है पर शेयर वैल्यू कितनी है, पार वैल्यू, फेस वैल्यू 2 रुपया, तो कितने शेयर हो गए भाई 1600 लाख में 800 शेयर हो गए। नीचे एक शेयर की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 125, तो 800 शेयर की 125 के हिसाब से वैल्यू कितनी हो जाएगी, लाखों में चल रहा है सारा हिसाब। 800 लाख शेयर है, एक शेयर की मार्केट वैल्यू दे रखी है 125, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन हम करेंगे तो टोटल शेयर की वैल्यू कितनी हो गई, 800 को 125 से गुणा करोगे 1 लाख, ये लाखों में फिगर चलती है। फिर इसमें ऐड किया जाता है मार्केट की वैल्यू प्लस डेप्ट। डेप्ट का मतलब कोई डिबेंचर या कोई लोन है क्या, लॉन्ग टर्म का है क्या सवाल में, डेप्ट। मार्केट कैपिटलाइजेशन प्लस डेप्ट, डेप्ट नहीं है कुछ भी। फिर तीसरी चीज जुड़ती है डेप्ट के बाद में, आपको इसमें ध्यान रखना है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट किसी का है क्या, आपको दे रखा है 275 लाख प्लस प्रेफरेंशियल शेयर। प्रेफरेंशियल शेयर भी जुड़ेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है 4200 लाख, वो भी जुड़ेगी। माइनस, अभी देखो 4 चीजें तो जुड़ने की थी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, डेप्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट और प्रेफरेंशियल कैपिटल, चारों चीजें ये तो जोड़ लो, टोटल कितना हो रहा है इन चारों का, तो 1,04,445। इसमें से लेस क्या होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, माइनस 2 चीजें होती है, कैश इन हैंड एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश और कैश इक्विवेलेंट कितने दिए मैंने देखो आपको, कैश तो कितने हैं ऊपर 72 और कैश इक्विवेलेंट कितने हैं 63, तो 72 और 63 दोनों को जोड़ के कितना हो गया 135। ये घटा कितना आ जाएगा 1,04,340, 340 आएगा या 310, 10 आना चाहिए। हाँ, एक देखो इसका ही आगे और भी आया आना चाहिए, आप एंटरप्राइजेज वैल्यू का एक सवाल और देखो कहीं आना चाहिए इसमें। कर सकते हो क्या एंटरप्राइजेज वैल्यू, 4 चीजें जोड़नी है घटानी, नहीं दिखा। अच्छा लास्ट में इसी टॉपिक के लास्ट में एक सवाल दिया हुआ है,
फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द एंटरप्राइजेज वैल्यू ऑफ ई लिमिटेड। मिला क्या? बैलेंस शीट दे रखी है जिसकी, शेयर कैपिटल दे रखी है, फेस वैल्यू 2 रुपए के हिसाब से 952 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 48, माइनॉरिटी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, नॉन करंट असेट्स, असेट्स कैश और कैश इक्विवेलेंट, सब चीजें दे रखी है। नीचे करंट मार्केट प्राइस, ये बस इसमें एक चीज ध्यान रखो, ये मार्केट वैल्यू निकालना अच्छे से सीख लो आप लोग, बाद में दिक्कत नहीं आएगी। ये मार्केट वैल्यू कैसे निकालते हैं देखो, आपको इसमें बता रहा हूं वापस। आप नंबर ऑफ शेयर सोचो पहले कितने, ऊपर देखो 952 लाख की कैपिटल दे रखी है बैलेंस शीट में, 952 लाख और एक शेयर है 2 रुपए का, तो पहले नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए, 952 में 2 का भाग दो, 952 में 2 का भाग देंगे 676 का आएगा, 476 शेयर आ गए, और एक शेयर की फिर मार्केट वैल्यू से गुणा कर दो, नीचे मार्केट प्राइस दे रखा है एक शेयर का 96 रुपया, इससे गुणा कर दो। फेस वैल्यू से नहीं करना, फेस वैल्यू का भाग देंगे तो नंबर ऑफ शेयर निकाल लो, फिर मार्केट प्राइस से इनटू करो, कितने आ गए 45, 596, फिर डेप्ट तो होना नहीं चाहिए, डेप्ट तो कुछ है थोड़ी, डेप्ट नहीं है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट बताओ ये कितना है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट 115, प्रेफरेंस शेयर बताओ कितने के, प्रेफरेंस शेयर शॉर्ट टर्म बोरोइंग दे रखा है भाई 2860, डेप्ट में लिखना है कि बात, डेप्ट दोनों आते हैं, डेप्ट का भी होंगे, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों, 2860, तो तीन चीजें हैं, प्रेफरेंस शेयर नहीं है आपकी बात, प्रेफरेंस शेयर नहीं है, तो इन चार को तीन को जोड़ो और कैश और कैश इक्विवेलेंट होगा वो घटाओ, कितना है कैश और कैश इक्विवेलेंट 102, ये इन तीनों का टोटल कर लो पहले, तो कितना आ रहा है टोटल, और फिर उसमें से 102 घटा लो कैश और कैश इक्विवेलेंट, एंटरप्राइजेज वैल्यू 48 569, ये आ गया इसमें एंटरप्राइजेज वैल्यू निकालना। तो ये एक चीज तो आपको देखो ये पता होनी चाहिए। दूसरी चीज देखो, सेबी एससी रेगुलेशन में देखो प्रैक्टिकल दो टाइप के और बनते हैं, एक तो बनता है ट्रिगर के ऊपर बेस, ट्रिगर कौन सा हो गया, रेगुलेशन 3132 में आता है, 31 में तो कब तक है ट्रिगर, 25% से ज्यादा क्रीपिंग हो जाती है तो ओपन ऑफर लाना पड़ता है, दूसरी 32 में 5% से ज्यादा क्रीपिंग हो जाए पहले से, अगर 25% से ऊपर है और 5% से ज्यादा की एक फाइनेंशियल ईयर में क्रीपिंग करनी खरीदनी हो, तो वो तो फिर भी इजी पड़ता है। एक क्या इसमें रेगुलेशन 10 का और बनता है, 10-11 किस चीज की आती है आपको जानो, तो एग्जम्पशन वाली, वो रटने वाली सी चीजें आपको जान होगा, वो बहुत ही टिपिकल पड़ती है, फाइनल लेवल में हम लोग बताते हैं ज्यादा, एग्जीक्यूटिव में आपको थोड़ी याद हो तो ठीक है, वरना उसका प्रैक्टिकल आ जाए तो थोड़ा मुश्किल लगेगा। तो इसमें देखो मैं आपको देखता हूँ कौन कौन से आए हैं, वो आपको कोशिश कर रहा हूँ इसमें बताने की। देखो एक तो प्रैक्टिकल था, उसके बाद में क्या दिया हुआ है ये, हाँ एक इसमें उसका भी बनता है अपने, एक इसमें एस्क्रो अकाउंट खोला जाता है रेगुलेशन 17 में से कुछ, एस्क्रो अकाउंट में आप एक सिक्योरिटी के लिए पैसे जमा कराते हो, वो एस्क्रो अकाउंट और भी जगह खोलते हैं, बाईबैक में भी खोलते हैं, बाईबैक में इसमें लेकिन अलग अलग लिमिट, इसमें 500 करोड़ का 25% और ऊपर वाले का 10% लेते हैं, और बाईबैक में शायद 100 करोड़ पे लिमिट लग जाती है, तो आप लोग दोनों में फर्क ध्यान रखना। अब देखो इसमें बाईबैक इसका एक एस्क्रो अकाउंट का सवाल पूछा हुआ है, वो मैं ले रहा हूँ, आप रोमियो लिमिटेड करके एक सवाल मिला क्या, देखो रोमियो इंटरनेशनल लिमिटेड एन इंडियन पब्लिक कंपनी लिस्टेड ऑन बीएसई ऑन फ्राइडे 14 दिसंबर 2018, फ्राइडे 14 दिसंबर 2018 को वन ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ कंपनी, एक शेयर होल्डर जो है कंपनी का गणेश, who was already holding 30% stake in the company, जिसके पास ऑलरेडी एक कितने शेयर है 30%, ये तो आएगा तो कौन सी रेगुलेशन में आएगा, 32 में आएगा, देखते हैं आगे। मेड ए पब्लिक अनाउंसमेंट, उसने एक पब्लिक अनाउंसमेंट की है ओपन ऑफर की फॉर एक्विजिशन ऑफ 13 करोड़ इक्विटी शेयर, 13 करोड़ इक्विटी शेयर खरीदने की, जो 26% इक्विटी शेयर है रोमियो की। भाई अगर मैंडेटरी ऑफर ला रहा है तो 26% का लाना पड़ता है ऑफर, आपने सुना होगा, तो इसने 26% शेयर खरीदने का ऑफर लाया है, ऑफर प्राइस इसने 500 रुपया तय किया है, 13 करोड़ शेयर खरीद रहा है 500 रुपए की रेट से, कितने का ओपन ऑफर हो गया भाई, 13 को 500 रुपए से इंटू करो 6500, बहुत बड़ी रकम हो गई। तो शुरू के 500 करोड़ का एस्क्रो अलग खुलेगा, ऊपर वाले का अलग।
Explain the following with reference to SEBI SAST regulation. What is the time limit for depositing amount in escrow? escrow में कब तक जमा करा सकते हैं? ओपन ऑफर होने से एक दिन पहले तक जमा करा सकते हैं. Explain with the relevant provision what amount should be deposited in escrow. escrow में एक कितनी रकम जमा कराई जानी चाहिए? कितनी रकम जमा करानी चाहिए escrow में? शुरू के 500 करोड़ का 25% 125 करोड़ हो गया. ऊपर 6000 करोड़ और बच जाएंगे, क्योंकि ये ऑफर 500 रुपए के शेयर की रेट है, 13 करोड़ शेयर खरीद रहा है, तो 6500 करोड़ जो ऑफर साइज है उसका 500 करोड़ से ऊपर की साइज का 10%, तो 6000 करोड़ का 10% 600, और 500 का 25% 125, 600 और 125 725 करोड़ का अमाउंट जमा कराना होगा. एक्सप्लेन द फॉर्म ऑफ मेंटेनिंग द एस्क्रो. एस्क्रो कैसे कैसे रख सकते हो? 3 तरीके होते हैं. केस में जमा करा दो, या सिक्योरिटी जो होती है अपने वो जमा करा दो, फ्रीक्वेंटली ट्रांसफरेबल और बैंक गारंटी, वो तीनों तरीके बता दो. ये तो कर सकते हो, एस्क्रो वाला तो इतना मुश्किल नहीं. फिर देखो इसके बाद वाला कौन सा सवाल है, ये एक ओपन ऑफर को लाने का सवाल. देखो इसके अंदर अपने ओपन ऑफर का नाउ की अपने, एक बार इसको छोड़ो आप क्या समझो, ये एग्जाम्पशन की गाइडलाइन का आ गया. तो गाइडलाइन को आप लोगों को मेरे हिसाब से याद नहीं होगी वो एग्जाम्पशन वाली, वो तो एग्जाम्पशन की गाइडलाइन याद हो तो आपको ठीक रहेगा, वरना नहीं. इसके नीचे एक विशाल साइट लिमिटेड मिला क्या? विजुअल साइट लिमिटेड. विजुअल साइट लिमिटेड इज ए लिस्टेड कंपनी. ये एक लिस्टेड कंपनी है. प्रमोटर होल्ड 61.50% होल्डिंग. प्रमोटर के पास 61% होल्डिंग है करीबन. एज ऑन 31 मार्च 18. नवंबर 2018 को सम ऑफ द प्रमोटर हु हैव कन्वर्टेबल वारंट इन द कंपनी कन्वर्टेड 15 लाख वारंट इनटू इक्विटी शेयर एज ए रिजल्ट ऑफ विच द होल्डर ऑफ प्रमोटर इंक्रीज. जिसकी वजह से ये कह रहा है प्रमोटर की होल्डिंग जो वो बढ़ करके कितनी हो गई? 4.10% बढ़ गई. 5 से तो खतरे से तो दूर है भी, 5% से ज्यादा हो जाती तो ओपन ऑफर आ जाता. विवान जो ट्रांसफर है वन ऑफ द प्रमोटर hold 18.5% इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी प्रपोज टू गिफ्ट. वो क्या करना चाहता है? जिसके पास 18.5% शेयर है, विवान जो प्रमोटर में से कोई है, वो प्रपोज टू गिफ्ट, वो 1.20% शेयर गिफ्ट करना चाहता है टू इमीडिएट रिलेटिव. इमीडिएट रिलेटिव को आपको ध्यान हो तो एक रेगुलेशन 10 में एग्जेम्पशन आती है कि इमीडिएट रिलेटिव को अगर ट्रांसफर करते हैं तो ओपन ऑफर की रेगुलेशन अट्रैक्ट नहीं होगी. हालांकि ये बाद का बात है. टेकिंग इनटू अकाउंट एज सेबी एसएएसटी रेगुलेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल. वेदर द प्रपोज्ड ट्रांसफर ट्रिगर, क्या इससे ओपन ऑफर ट्रिगर दब रहा है क्या? क्या दबा क्या ऊपर ओपन ऑफर का ट्रिगर? सुनो, प्रमोटर के पास 61% शेयर है, 61.5. दबेगा तो रेगुलेशन 3.2 का दबेगा, 3.1 का तो नहीं दबना. वो भी 5% की क्रीपिंग हुई तो इसने वारंट को शेयर में बदलवाया है, और कितने की क्रीपिंग हो गई इससे? 4.10. ये तो 5 से कम ही. फिर नीचे आप आंसर चेक कर लीजिए, इसमें मैं रीडिंग लगा देता हूं, आप देखिए. इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन 3.2 एंड 3.3 एन ऑब्लिगेशन टू मेक एन ओपन ऑफर वुड अराइज. वो तब होगा अगर एक्वायरर जो ऑलरेडी 25% या उससे ज्यादा वोटिंग रखता हो इंडियन कंपनी में, एंड एक्वायर एडिशनल शेयर ऑफ 5% और मोर इन एन इंडियन लिस्टेड कंपनी. 5% से ज्यादा कर ले बाय वर्च्यू ऑफ कन्वर्जन ऑफ वारंट इनटू शेयर. अब इस दिए हुए पॉइंट में क्या हो रहा है? वारंट को शेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं. प्रमोटर शेयर होल्डिंग जो है इन द कंपनी हैज ऑलरेडी इंक्रीज. उससे प्रमोटर की शेयर होल्डिंग कितनी बढ़ रही है? 4.10%. देयरफॉर ए फर्दर ट्रांसफर, इसलिए अगर एक फिर से ट्रांसफर किया जा रहा है 1.2% का, वो एक गिफ्ट और कर रहा था, ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डिंग टू इमीडिएट रिलेटिव इन द सेम फाइनेंशियल ईयर वुड इंक्रीज द ग्रॉस एक्विजिशन ऑफ शेयर बाय प्रमोटर ग्रुप. उससे प्रमोटर ग्रुप की एक्विजिशन के करीब 5% से ज्यादा हो जाएगी. ये ट्रिगर दबा रहा है इसके अंदर, हमने गलत सोच लिया. ये देखो किसने किसको ट्रांसफर किया था, वो एक बार पॉइंट को वापस उसके अंदर गिफ्ट वाले को पढ़िए. पहले तो 4.1% क्रीपिंग हुई थी. फिर ये करा विहान. विहान जो ट्रांसफर है वन ऑफ द प्रमोटर, और वो प्रमोटर है होल्ड जिसने 18.5% शेयर रख रखे प्रपोज टू गिफ्ट, और वो गिफ्ट करना चाहता है 1.20% इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी टू इमीडिएट रिलेटिव बाय वे ऑफ ट्रांसफर. ये गिफ्ट दे रहा है. इसकी शेयर होल्डिंग कम हो रही है या ज्यादा हो रही है? अभी कम हो चुका है जैसे देखा जाए तो. वैसे इसमें बेचने को शामिल नहीं करते थे, आपको जानो तो खाली किसको देखते थे? क्रॉस एक्विजिशन को देखते थे, खरीदने को.
मतलब बेचने की अगर कोई लिमिट हो तो वो नहीं देखी जाती है। इसने गिफ्ट दिया है बिहान ने, कायदे से देखा जाए तो मेरे को ये डाउटफुल इसलिए मैं वापस आया कि भी मेरे को लगा गिफ्ट लिया होगा तब तो क्रिपिंग में जोड़ देते हम लोग। ये दिया है तो कायदे से तो नहीं होना चाहिए, हालांकि आईसीएसआई ने इसमें शामिल कर रखा है। क्या सोच के किया, इस क्वेश्चन को डाउटफुल ही मानता हूँ, क्योंकि ये 4% तो शेयर बढ़े थे, वारंट को शेयर में बदल दिया तब, और 1% शेयर इसने गिफ्ट में दिए किसी को। कौन सी रेगुलेशन लगाई इसने? 3(2) ही लगा दी। बोलो ये 3(2) 5% से ज्यादा खरीदते तब लगती, मुझे तो नहीं लगानी है इसमें, आप अपने हिसाब से लगा सकते हो तो लगा सकते हो। ये ऐसे डाउटफुल आता है ना तो आप क्या करते हो, प्रोविजन लिख के छोड़ दो, उसका कंक्लूजन मत बनाओ। सेकंड क्या चीज पूछी है इसने, देखो सेकंड कोई क्वेश्चन था क्या अलग, विल द ट्रांजैक्शन कवर्ड अंडर क्रीपिंग एक्विजिशन, ये तो वही बात पूछ ली ऊपर वाली। In terms of explanation to regulation 3(2) of SAST regulation while calculating the limit, अगर लिमिट 5% की देखते हैं तो ग्रॉस एक्विजिशन अलोन इज टू बी टेकन, केवल जो खरीदे वही ध्यान रखे जाएंगे इनटू अकाउंट रिगार्डलेस ऑफ द इंटरमीडिएट फॉल इन द शेयर होल्डिंग, जो बेचे वो ध्यान नहीं रखेंगे। देयरफॉर द प्रपोज्ड ट्रांसफर वुड बी कंसीडर्ड, इसलिए ट्रांसफर जो है वुड बी कंसीडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द एक्विजिशन लिमिट ऑफ 5%, जो खरीदे वो ध्यान रखे जाएंगे। तो वो 5% की लिमिट में करा ध्यान रखेंगे, जो इसने क्या किया है 4% वाला जो किया है। तीसरा एक चीज और पूछा होगा, वुड द प्रमोटर बी परमिटेड टू अवेल एनी एग्जम्पशन, क्या कोई प्रमोटर को एग्जम्पशन भी मिलती है क्या रेगुलेशन में? द ट्रांसफर वुड क्वालिफाई एज इंटरेस्ट बिटवीन इमीडिएट रिलेटिव, हाँ तीसरे पॉइंट में सही बात बोल रहा है कि अगर इमीडिएट रिलेटिव में ट्रांसफर होता है सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ प्री कंडीशन स्पेसिफाइड हेंस एग्जेम्प्टेड, तो वो एग्जेम्प्टेड हो जाता है ओपन ऑफर एससी/एसटी के अंदर लाने से। इन एडिशन द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट हैव बीन कंप्लाइड, अगर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट को पूरी करे तो। वैसे इसने सही भी लिखा है, ये क्या तीनों पॉइंट इसने अलग अलग कर दिए, ये पहले वो इमीडिएट रिलेटिव वाली बात ला दी रहा, लास्ट वाले पॉइंट में बोल रहा है। ये पहले कह रहा है कि 4% की क्रीपिंग हुई है और 1% की क्रीपिंग हुई है, हालांकि वो 1% की क्रीपिंग हुई नहीं, वो तो डिस्पोजल हुआ है अगर सही में देखें हमने तो। लेकिन हम शुरू में खाली प्रोविजन लिखे तो ये 5% वाला लिख सकते हैं कि 5% की क्रीपिंग होती है तो ओपन ऑफर लाना पड़ता है। दूसरे में इसने पूछा था कि 5% की वो क्रीपिंग के दायरे में आएगा क्या दोनों ट्रांजेक्शन, तो इसमें से पहला वाला आ जाएगा 4.10 वाला, दूसरा वाला नहीं आएगा कायदे से। और तीसरा क्या इंटर से ट्रांसफर करते हैं रिलेटिव इमीडिएट रिलेटिव को, तो आएगा क्या एग्जम्पशन, हाँ एग्जम्पशन में भी आता है अगर रिलेटिव को ट्रांसफर करें तो। हालांकि इसमें 3 रेगुलेशन आपको और अगर बताओ आप याद रख सकते हो तो, अगर एक प्रमोटर दूसरे प्रमोटर को ट्रांसफर करे और वो अगर रिलेटिव नहीं है तो वो 3 के तहत ओपन ऑफर लाना पड़ सकता है उसमें। अगर प्रमोटर जैसे मान लो 4 है, 10% है, 4 प्रमोटरों के पास 40% होल्डिंग है, टोटल अब भी 40 रही, लेकिन 2 जनों ने 10% शेयर किसी तीसरे को दे दिए प्रमोटर को, तो तीसरे प्रमोटर के पास 10% तो ऑलरेडी थे, 10 और 10 20 और आ गए तो 30 हो गए ना, तो उसको ओपन ऑफर लाना पड़ जाता है, वो 3 में कवर होता है। हालांकि ये थोड़ा डिटेल है, इन चीजों को याद रखना थोड़ा मुश्किल काम है सेबी एसएसटी, अभी एग्जाम टाइम में इतना ज्यादा इसको मत देखो। अब देखो स्वेट इक्विटी शेयर का मैंने 1-2 सवाल उसमें ये भी डाला है, स्वेट इक्विटी शेयर का। स्वेट इक्विटी शेयर आप लोगों को ध्यान हो तो कंपनी एक्ट में बताया भाई, वही सेम स्वेट इक्विटी की रेगुलेशन सेबी की भी सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। देखो पोर्टेबल मार्केटिंग लिमिटेड ए लिस्टेड कंपनी ऑन ए स्टॉक एक्सचेंज हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ 500 करोड़ कंसिस्टिंग 50 करोड़ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each। पोर्टेबल मार्केटिंग एक ही करा लिस्टेड कंपनी है स्टॉक एक्सचेंज पे, जिसकी पेड अप कैपिटल 500 करोड़ है, 50 करोड़ शेयर है, 10-10 रुपए वाले। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ये रिकमेंड किया है इशूइंग स्वेट इक्विटी शेयर की, वो अपने प्रमोटर या डायरेक्टर को स्वेट इक्विटी शेयर देना चाहता है एज ए पार्ट ऑफ द रिकॉग्निशन फॉर वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन। बोर्ड मीटिंग हुई 1 मार्च को, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हुई 27 मार्च को, स्वेट इक्विटी शेयर देने की बात हुई। फिर डिटेल जो है क्लोजिंग मार्केट प्राइस की वो अवेलेबल है, वो आपको नीचे दे दी है, क्लोजिंग प्राइस कितने कितने है। ठीक है, अब नीचे क्या देखा है, रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट एंड सेबी रेगुलेशन आंसर द फॉलोइंग। कंपनी एक्ट की आपको ध्यान है क्या स्वेट इक्विटी शेयर की सेक्शन कौन सी होती है, 54 सेक्शन है कंपनी एक्ट में। नीचे क्या सवाल पूछे, व्हाट आर द कंडीशन टू बी फुलफिल्ड फॉर इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर के लिए क्या कंडीशन है, वो सेक्शन 54 की इसने नीचे लिख रखी है आंसर में। सेकंड, कैन स्वेट इक्विटी शेयर बी
इश्यू टू प्रमोटर, प्रमोटर को भी दे सकते हैं या स्वेट इक्विटी शेयर, एम्प्लॉय या डायरेक्टर को देते हैं प्रमोटर को शेयर देने के बारे में। हालांकि कुछ इसने नीचे कंडीशन बता रखी है, ये स्टॉक है सेबी की रेगुलेशन में, ना कि कंपनी की। जैसे दूसरे क्वेश्चन का नीचे जवाब देखना, यस स्वेट इक्विटी। देखो ऊपर तो आपके आप कंपनी एक्ट की धारा में तो पढ़ते हो केवल डायरेक्टर या एम्प्लॉय, और नीचे स्वेट इक्विटी की इसकी अपने जो सेबी की रेगुलेशन है वो कहती है कि स्वेट इक्विटी शेयर प्रमोटर को भी दे सकते हैं, कुछ कंडीशंस है। सच इश्यू शैल बी अप्रूव्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर। Further, the promoter to whom such swap equity share are issued to be issued shall not participate, वो उस रेजोल्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और सेपरेट रेजोल्यूशन पास किया जाएगा ईच ट्रांजैक्शन, हर ट्रांजैक्शन के लिए। फिर तीसरी बात पूछी है इसने, ये रेजोल्यूशन जो 12 महीने तक के लिए वैलिड रहता है, ये उसी का पार्ट है। 12 महीने के बाद आप स्वेट इक्विटी शेयर जारी करोगे तो दोबारा रेजोल्यूशन पास करना होगा। रिलीवेंट डेट की एक डेफिनेशन पूछी है कि रिलीवेंट डेट किसको कहते हैं, तो रिलीवेंट डेट किसको कहा जाता है ये करें। Relevant date for the purpose means 30 days prior the date on which the general body of shareholder meeting is called. शेयरहोल्डर की मीटिंग कब हुई, 30 दिन पहले की। शेयरहोल्डर की मीटिंग 27 मार्च को हुई है, तो 27 मार्च में से 30 दिन घटाओगे तो कितने दिन आ जाएंगे, 26 दिन अपने इसके घट जाएंगे। 27 मार्च को मीटिंग हुई है तो 30 दिन पहले 30 डेज प्रायर कितने होंगे भाई, 27 दिन तो ये हो गए, और 3 दिन और घटाने तो कायदे से 28 की है फरवरी या 29 की है, कौन से साल का देखा, 2020 में 29 की थी, तो 27 दिन और 3 दिन को घटा के 29 में तो 26 आती है, 26 फरवरी लगभग, एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इससे और कोई डेट दी भी नहीं, 26 फरवरी लेनी पड़ेगी, मतलब 27 मार्च में से 30 दिन पहले की डेट। फिर चौथा चीज एक इसने पूछा, व्हाट शुड बी द मिनिमम प्राइस, कि मिनिमम प्राइस क्या होगा, मिनिमम प्राइस जिस पे आप शेयर अलॉट करोगे वो मिनिमम प्राइस क्या होगा। इसमें भी वही नियम चलता है, पिछले 26 सप्ताह का एवरेज या उसको 6 महीने का एवरेज भी दो चाहे, और पिछले 2 सप्ताह का एवरेज, उससे कम नहीं होगा। स्वेट इक्विटी शेयर का वैल्यूएशन जो करेंगे, देंगे तो ये फ्री में, लेकिन उसकी एंट्री जो करेंगे वो किस वैल्यू पे करेंगे वो, तो पिछले 26 सप्ताह का एवरेज और 2 सप्ताह का एवरेज आप देखो इसके अंदर कहां क्या क्या दिया हुआ है क्या, द एवरेज ऑफ वीकली हाई एंड लो शुरू में दे रखा ना, पिछले 6 महीने का, 31 जनवरी से पहले वाले 6 महीने का दे रखा है, और 26 फरवरी से पहले वाले का दे रखा है। कौन सा लोगे, रिलीवेंट डेट से पहले वाले 6 महीने, तो 26 फरवरी से पहले वाले 6 महीने 550 हो गए। एक पिछले 2 सप्ताह का एवरेज भी देखो, 26 फरवरी से पहले वाले 2 सप्ताह का कितना है 575, दोनों में से हायर क्या हो गया 575 हो गया, तो 575 रुपए पे वैल्यूएशन करेंगे। ये देखो एक चीज याद रख लोगे ना तो वही इसमें काम आ जाएगी। इसमें सवाल में आपको 6 महीने का एवरेज देगा, तो 26 सप्ताह की जगह आप खुद क्या लिख देना, 6 महीने लिख देना, अगले की बात मान लेना। फिर दूसरा पॉइंट देखिए, नीचे एक क्वेश्चन और आया हुआ है, हालांकि ईएसओपी का ऐसा है, लेकिन मैंने इसी में डाल दिया क्योंकि एक एक दो ही सवाल थे, तो एक ही टॉपिक में डाल दिया, ईएसओपी स्वेट इक्विटी से छोटे छोटे टॉपिक है। तो देखिए नीचे दूसरा क्वेश्चन क्या, आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल। ये पूछा भी इसने कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग है, सेबी की नहीं। एज टू वेदर दे आर एलिजिबल एम्प्लॉय, कि क्या इनको एलिजिबल एम्प्लॉय मानेंगे क्या या नहीं मानेंगे, फॉर द अंडर ईएसओपी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन की स्कीम में इनको एलिजिबल एम्प्लॉय मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो देखिए अंकित एक परमानेंट एम्प्लॉय है जो डेपुटेड है यूएसए में फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। स्मार्ट लिमिटेड एक इंडिपेंडेंट कंपनी है। अनिल एक प्रमोटर और एम्प्लॉय है। अनिल एक डायरेक्टर है जिनके पास 11% आउटस्टैंडिंग शेयर है, और इफ इट इज ए स्टार्टअप कंपनी व्हाट विल बी द सिचुएशन। जानो तो एम्प्लॉय में आप डेफिनेशन पढ़ते हो तो वहां एम्प्लॉय आता है या कोई डायरेक्टर आता है जो इंडिया में काम कर रहा हो या इंडिया के बाहर, परमानेंट एम्प्लॉय। लेकिन इसमें एक तो प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप से जुड़ा हुआ एम्प्लॉय नहीं आता था, और एक वो डायरेक्टर नहीं आता था जिसके पास 10% से ज्यादा इक्विटी शेयर होता था ना ऐसा, तो उसी के आधार पर जवाब दे रखा है। जैसे अंकित पहले परमानेंट एम्प्लॉय है, ये तो आ जाएगा इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर हो, यस। दूसरा स्मार्ट लिमिटेड एक इंडिपेंडेंट कंपनी है, तो वो आएगी क्या, नहीं। प्रमोटर में एम्प्लॉय में इंडिविजुअल आता है, और नहीं आता कोई कंपनी नहीं आएगी। अनिल एक प्रमोटर और एम्प्लॉय दोनों है, तो वो आ जाएगा क्या, नहीं। कोई एम्प्लॉय प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप से बिलोंग करता वो नहीं आता। चौथा अनिल से डायरेक्टर है जिसके पास 11% शेयर, वो आ जाएगा क्या, नहीं। कोई डायरेक्टर या उसका कोई रिलेटिव के साथ मिला के अगर 10% से ज्यादा शेयर है तो उस डायरेक्टर को एम्प्लॉय नहीं कहते। और पांचवा, अगर ये स्टार्टअप होती तो क्या ये तीसरा चौथा का आंसर क्या होता। स्टार्टअप के लिए शायद कुछ अलग है नियम, एक बात देखो नीचे क्या दिया है आंसर में,
Yes, Anil and Anish are eligible employee for both the situation in 3 and 4 as per notification, क्योंकि ये कोई नोटिफिकेशन का हवाला दे रहा है DIPP की, जिसमें कहा गया है कि कंडीशन 3 और 4 जो है वो किस पे अप्लाई नहीं होती, स्टार्टअप कंपनी पे लागू नहीं होती। 5 ईयर की जगह आजकल 10 ईयर हो गया स्टार्टअप में, तो स्टार्टअप पे लागू नहीं होती, तो इसका मतलब उनको हम अलाउ करते हैं। फिर देखो ये एक इल्ड का भी दे रखा है, इसको भी जस्ट लास्ट में लेते हैं, अरुणा स्टील वाला दे रखा ना, मैच्योरिटी इल्ड निकालने का ये। फिर एक सेबी बाईबैक रेगुलेशन का सवाल भी है, वो देखिए क्या करा है। टेक्नोग्रो लिमिटेड अप्रूव्ड बाईबैक प्रपोजल ऑफ 20,000 या 2 लाख, 2 लाख है, 2 लाख इक्विटी शेयर का बाईबैक करने जा रही है। 2 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल इन बोर्ड मीटिंग, ये बाईबैक का प्रपोजल बोर्ड ने अप्रूव किया है 2 लाख इक्विटी शेयर का 25 अप्रैल को। रिकॉर्ड डेट फिक्स की गई है वो 25 जून। क्लोजिंग मार्केट प्राइस जो है 25 अप्रैल और 25 जून को 2640 और 2514 रुपए है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो ये बताइए कितने इक्विटी शेयर है विच इज एलिजिबल टू बी टेंडर्ड बाय स्मॉल शेयर होल्डर कैटेगरी टू लोअर होल नंबर। आपको जानो तो उसमें एक बाईबैक में आता था ओपन मार्केट परचेज, अलग अलग मेथड होती थी, टेंडर ऑफर मेथड, एक ओपन मार्केट परचेज, ओपन मार्केट के 2 टुकड़े हो जाते थे, स्टॉक एक्सचेंज से और बुक बिल्डिंग से, ध्यान रखिए। उसमें ओपन मार्केट वाली में एक स्मॉल शेयर होल्डर के लिए एक रिजर्वेशन का सिस्टम आता था कि उस कैटेगरी के अंदर उनको कितने मिल रहे हैं वो, या एक 20 या 25% ऐसे कुछ उनकी कैटेगरी के अंदर रिजर्वेशन था। 20% का था क्या, 15 या 20 का भी देख लेते हैं, इसमें देखो 15% का, 15 का था क्या। इन टर्म्स ऑफ प्रोविजन ऑफ रेगुलेशन 6 ऑफ सेबी बाईबैक रेगुलेशन 15% ऑफ द नंबर ऑफ सिक्योरिटीज विच द कंपनी प्रपोज टू बाईबैक, जितने शेयर हम बाईबैक कर रहे हैं उनका 15% और नंबर ऑफ सिक्योरिटीज एंटाइटल, या जितना उनका खुद का हक बनता है, विच एवर इज हायर, जो भी दोनों में से ज्यादा होगा वो स्मॉल शेयर होल्डर के लिए रिजर्व करेंगे। तो यहाँ पे कितना बनता है इनका, 2 लाख शेयर कंपनी बाईबैक कर रही है, उसका 15% कितना हो गया, 30,000 हो गया। दूसरा आपको ये भी देखना है इनका हक कितना बनता है। हक कैसे देखेंगे, फर्दर एज पर रेगुलेशन 2N ऑफ सेबी बाईबैक रेगुलेशन, स्मॉल शेयर होल्डर मींस ए शेयर होल्डर, स्मॉल शेयर होल्डर किसको बोलते हैं, who hold share or other specified securities whose market value on the basis of closing price of share or other securities on the recognized stock exchange in which highest trading volume on the record date is not more than 2 lakh, जिनकी वैल्यू कितने से ज्यादा की नहीं हो, 2 लाख से ज्यादा की नहीं हो रिकॉर्ड डेट। क्लोजिंग प्राइस रिकॉर्ड डेट को कितना है, देखो रिकॉर्ड डेट को क्लोजिंग प्राइस आपको दे रखा था 2514 रुपया, तो 2514 रुपया, तो इसका मतलब उनको हक कितने का मिलेगा वो आप सोचो। देखो 2514 रुपया इनका क्लोजिंग प्राइस है और 2 लाख रुपए तक के इनके पास शेयर हो सकते हैं, आपको पता है। तो 2 लाख में कितने शेयर होते हैं, सुनो बात, एक तो आपको क्लियर पता चल गया जितने शेयर कंपनी खरीद रही है उनका 15% बाईबैक होगा स्मॉल शेयर होल्डर। तो 2 लाख शेयर हम ऊपर खरीद रहे थे, कंपनी ने ऊपर कितने शेयर खरीदने का निकाला, 2 लाख, 2 लाख का 15% कितना आ गया, 30,000। दूसरा क्या होता है, जितना बाईबैक में उनका हिस्सा बनता है स्मॉल शेयर होल्डर का, वो कैसे पता लगाओगे, आप रिकॉर्ड डेट को एक शेयर के भाव देखो, और उनके पास 2 लाख रुपए तक के शेयर हो सकते हैं, आपको पता है कितने रुपए के शेयर हो सकते हैं, टोटल 2 लाख रुपए। अब एक शेयर आपके उस तारीख को 2514 रुपया का है, तो कितने शेयर से कम वाले आ गए इसमें, 2 लाख भाग 2514 कितने आ गए, 79.55। इनको राउंड फिगर में लेना है, लोअर नंबर में, इसने बोला था सवाल में, तो कितने शेयर हो गए, 79 शेयर। इसका मतलब इनके पास 79 शेयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो स्मॉल शेयर होल्डर में ये करा है, जो 79 शेयर से जिनके पास ज्यादा नहीं है वो लोग क्या माने जाएंगे, स्मॉल शेयर होल्डर माने जाएंगे। तो इनसे देखो, सुनो बात क्या बनी, आप टोटल शेयर, जैसे आप सब लोग बैठे हो शेयर होल्डर हो लगे, मैंने कहा आप में से स्मॉल शेयर होल्डर वो है जिसके पास 79 से कम से, ठीक, हम प्रोबेबल ऐसे ही ले रहे हैं, अज्यूमिंग 80 मान लो कि भाई इसको आंसर में तो 79 लिखना है, याद करने के हिसाब से कि 80 शेयर से जिनके पास कम। आपने कहा सर 80 कैसे निकाले, फेस वैल्यू से देख लेते, फेस वैल्यू से नहीं, किससे देखेंगे, मार्केट वैल्यू जो है ना क्लोजिंग भाव के हिसाब से रिकॉर्ड डेट को, उससे स्मॉल शेयर होल्डर की कैटेगरी तय होगी। तो पहले तो आपको छांट दिया अलग, किनको छांट दिया, स्मॉल शेयर होल्डर को अलग, जो लोग 79 या 80 से कम शेयर वाले उनको अलग कर दिया, मैंने कहा आप लोग हो स्मॉल शेयर होल्डर, आपसे मैं कम से कम कितने शेयर खरीदूंगा, ऊपर आ गए 3 लाख शेयर आए थे क्या, वो 2 लाख का 15% 30,000, तो 30,000 शेयर खरीदूंगा, यानी दोनों कंडीशन पूरी करनी है। एक तो कंडीशन क्या है, आप स्मॉल शेयर होल्डर की कैटेगरी में आते हो क्या, कौन आएंगे, जिनके पास 79 से कम शेयर। दूसरी कंडीशन क्या है, जिन लोगों के
मैं शेयर खरीदूंगा आप लोगों से 30,000 शेयर खरीदूंगा, कम से कम 30,000 शेयर आप लोगों से 79 के हिसाब से जितने भी लोगों से। फिर देखिए नीचे एक बाईबैक का और सवाल भी है। फाइनेंशियल डेटा ऑफ ए लिस्टेड कंपनी है जो 31 मार्च 18 आर एट अंडर। फाइनेंशियल डेटा आपको दे रखे, ऑथराइज कैपिटल है, पेड अप कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, डिबेंचर रिजर्व है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ योर कंपनी पास रेजोल्यूशन। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है कंपनी का, उसने एक रेजोल्यूशन पास किया बाय सर्कुलेशन फॉर बाईबैक ऑफ शेयर टू द एक्सटेंट ऑफ 9%। बोर्ड ने 9% शेयर खरीदे। आपको पता होगा बोर्ड रेजोल्यूशन से 10% खरीद सकते हैं, जनरल मीटिंग से 25% का बाईबैक हो सकता है। 9% कंपनी की पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व का। आपको बताना है क्या वैलिड है क्या प्रपोजल? हाँ वैलिड है। इक्विटी और जनरल रिजर्व का, रिजर्व फ्री रिजर्व का 9% यानी 10 तक तो ले सकते हैं ना। कितना है देखो, इसने डेटा भी चेक कर रखा है। ऑथराइज कैपिटल है 10 करोड़, पेड अप कैपिटल कितनी है 5 करोड़, और जनरल रिजर्व कितना है 3 करोड़, टीआरआर कितना है 2 करोड़। अब इस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग नीचे वही पैराग्राफ में वही लिख रखा है कि 10% तक आप खरीद सकते हो, तो 10% की बजाय यहाँ पे 9 खरीदा है तो 9 वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। रकम निकाल के चेक करने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने रकम को निकालने का पूछा भी नहीं। निकालना होता तो पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व दोनों जोड़ करके उनका कितना निकाल लेते 10%। तो पेड अप कैपिटल में तो 5 करोड़ आती, और फ्री रिजर्व में कौन सा आता भाई? जनरल रिजर्व नहीं आता, डीआरआर नहीं आता, डीआरआर फ्री रिजर्व नहीं आता। तो 5 करोड़ और 3 करोड़ 8 करोड़, 8 करोड़ का 10% 80 लाख रुपया खर्च कर सकता है। एक इनसाइडर ट्रेडिंग का भी दे रखा है। इनसाइडर ट्रेडिंग में तो आपको ये क्वेश्चन इनसाइडर ट्रेडिंग की केवल बेसिक से पूछा हुआ है। प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ए लिस्टेड कंपनी। प्राइस जो है कोई इक्विटी शेयर लिस्टेड कंपनी का है उसके ऑन इंक्रीज फ्रॉम 10 टू हाई ऑफ ₹50। 10 रुपए से सीधे बढ़ के कितने हो गए 50, 500% ग्रोथ हो गई 1 अप्रैल 18 से लेके 30 सितंबर के बीच में। एनडीएल had entered into a share purchase agreement. NDL कोई कंपनी है जिसने एक शेयर परचेज एग्रीमेंट किया विद द प्रपोज्ड एक्वायरर to acquire 40% of the subscribed equity capital as of 31st August 2018, which would result in change of agreement management. देखो कोई एक्वायरर ने 40% शेयर खरीदना चाहा है जिससे हमारी कंपनी का मैनेजमेंट बदल जाएगा। ये यूपीएसआई मानी जाएगी, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एक टॉपिक आता था वहां, वो उनमें है या नहीं। The initial discussion on the deal was made, ये डीलिंग 1 अप्रैल को की गई, लेकिन अग्रीमेंट पे साइन हुए 25 अप्रैल को। 1 अप्रैल से 30 सितंबर के दौरान प्रमोटर और उसकी वाइफ जो है वो शेयर खरीद रहे थे उस एनडीएल के। रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेबी रेगुलेशन आंसर द फॉलोइंग। आप इसके नीचे बताई गई चीजों के जवाब दीजिए। एनडीएल जो है कोई कंपनी है, 10 रुपए से उसके शेयर के भाव बढ़ के कितने हो गए 50 हो गए 1 अप्रैल से सितंबर के बीच में। फिर ये बोल रहा है कि एनडीएल ने किसी के साथ एग्रीमेंट किया था एक्वायरर के साथ जो 40% शेयर खरीदेगा इस कंपनी की। एनडीएल के खुद के प्रमोटर जो है वो उसी एनडीएल अपनी कंपनी के शेयर खरीदने में लगे हुए। सोचो मैं मेरी कंपनी का प्रमोटर हूं और मैं और मेरी वाइफ उस कंपनी के शेयर खरीदने में लगे हुए, जबकि इसी दौरान हम एक बड़ा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जो यूपीएसआई के रूप में, जो 1 अप्रैल को सौदा हुआ लेकिन वो 25 अप्रैल को उस एग्रीमेंट पे साइन हुए थे, 1 अप्रैल को बात चली थी, और वो सौदा यूपीएसआई में आता है क्योंकि ऐसा कोई एग्रीमेंट जिससे मैनेजमेंट चेंज होता है वो यूपीएसआई माना जाता है। नीचे सोचना है जैसे कौन कौन सी आती है वो आंसर में दी गई। तो पहले इसने पूछा डिफाइन कीजिए यूपीएसआई को, या आप उस चैप्टर में पढ़ते हो यूपीएसआई में क्या क्या आती है, जैसे नीचे आंसर में लिख रखा है फाइनेंशियल रिजल्ट, डिविडेंड, चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर, मर्जर, डीमर्जर या चेंज इन केम। वेदर दे वाज यूपीएसआई, क्या ये यूपीएसआई मानी जाएगी क्या ये शेयर परचेज एग्रीमेंट किया है, मानी जाएगी। प्रमोटर जो यहाँ पे इन्वॉल्व है फॉर फिक्सिंग द शेयर प्राइस एंड ट्रेडेड देयरफॉर इट इज अलेज्ड। आंसर में तो इसने क्या लिखा है ये यूपीएसआई मानी जाएगी। डेफिनेशन जो है यूपीएसआई की में उसने ये कर रखा है अमलगमेशन, मर्जर, टेकओवर इन सबको भी शामिल करते हैं, इसलिए यूपीएसआई है। लास्ट में सही लिखा है इसने। थर्ड पॉइंट, व्हाट इज द डेट ऑफ यूपीएसआई। यूपीएसआई की डेट क्या मानी जाती है? यूपीएसआई की डेट यहाँ पे मानी जाएगी जिस तारीख को अग्रीमेंट साइन हुआ है 25 अप्रैल, उससे पहले वो गोपनीय थी, तो 25 अप्रैल के पहले सौदे नहीं कर सकते लोग। तो यहाँ पे करा एसपीए कब किया गया शेयर परचेज एग्रीमेंट 25 अप्रैल, तो यूपीएसआई मानी जाएगी कब 25 अप्रैल को। चौथी चीज पूछिए व्हाट आर द फैक्टर टू बी टेकन इनटू अकाउंट बाय एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। ये तो थ्योरेटिकल आप खुद पढ़ना, उसमें फैक्टर 3-4 आते हैं यूपीएसआई में पेनल्टी लगाने के।
फिर देखो एक स्टॉक एक्सचेंज वाले के मैंने सवाल एक दो हालांकि अलग बनाए, लेकिन ये आईसीडीआर रेगुलेशन के ही है में से सवाल। जैसे पहला ग्रीन सी ऑप्शन का है, याद आया क्या आपको? ग्रीन सी ऑप्शन का वो भूल से 2 जगह डाल दिया मैंने, कोई सवाल है या तो 2 बार आया होगा ये एग्जाम में, या वो कब का दिखा रखा है जून 21, ये तो वही डाल दिया शायद शुरू में था वो। ग्रीन सी ऑप्शन का वही तो नहीं, ग्रीन सी ऑप्शन का याद आ रहा है कि वो 200 180 रुपए की रेट वाला। दूसरा सवाल देखो, एक गिरधर करके नीचे क्या दिया है इसमें, गिरधर आरआईआई है अप्लाइड फॉर आईपीओ। गिरधर जो एक आरआईआई है उसने अप्लाई किया आईपीओ के लिए ऑफ 6 सिग्मा लिमिटेड थ्रू एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। ये सुना है कि आपने एएसबीए फैसिलिटी, एएसबीए फैसिलिटी में चेक नहीं देना पड़ता, आपका अकाउंट में से ही पैसा कटता है। सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक फेल टू मेक बिड, लेकिन यहाँ पे आपकी बैंक जो है वो फेल हो गई, स्टॉक एक्सचेंज पे आपकी बोली नहीं लगाई उसने, आफ्टर द अमाउंट हैज बीन ब्लॉक, आपकी रकम तो उसने खींच ली लेकिन आपका बिट आगे उसने भेजा ही नहीं। इश्यू वाज ओवर सब्सक्राइब बेस्ड ऑन द सेबी गाइडलाइन, आंसर द फॉलोइंग, व्हाट आर द फैक्टर दैट हैव बीन टेकन इनटू अकाउंट। सेबी क्या फैक्टर ध्यान रखता है? फॉर फाइनलाइजेशन ऑफ यूनिफॉर्म पॉलिसी फॉर कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम फेयर कंपनसेशन, मिनिमम फेयर कंपनसेशन के लिए क्या गाइडलाइन ध्यान रखता है? एंड कैलकुलेट द मिनिमम फेयर कंपनसेशन पेबल टू गिरधर, और गिरधर को कितना कंपनसेशन मिलना चाहिए अगर लिस्टिंग प्राइस 350 है, इश्यू प्राइस 300 है, मिनिमम बिड लॉट 20 शेयर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अलॉटमेंट जो है, अलॉटमेंट होने का चांस जो था उसका 7:8 था। ये देखो टॉपिक आपको वैसे कहीं नहीं मिलेगा, ये टॉपिक मॉड्यूल में नहीं है कहीं भी, ये अलग ही आपको फार्मूला पूछा है, फाइनल में तो आता ही काम में थोड़ा बहुत। देखो इसमें आपका केस क्या बना है इसमें एग्जैक्टली कि आपने कोई एप्लीकेशन लगाई एएसबीए के जरिए से, वो एप्लीकेशन जाती है बैंक के जरिए से, यूपीआई आईडी से, उससे बैंक वालों ने क्या किया, आपकी बैंक में आपके पैसे को ब्लॉक तो कर दिया लेकिन आपकी एप्लीकेशन आगे भेजना ही, फॉरवर्ड करना ही भूल गया। अब भूल गया तो आपको शेयर अलॉट नहीं होने, आप दावा करोगे कल को कि साहब मेरी एप्लीकेशन ये, मेरे को कल को ये अगर आईपीओ मिल जाता तो मैं कुछ कमा लेता, मेरे को आईपीओ नहीं मिला इसलिए मेरे को कंपनसेशन दिलवाओ। तो कंपनसेशन को लेकर के पूछा है कि कंपनी कितना कंपनसेशन देगा वो बैंक, तो उसके लिए सेबी की कोई पॉलिसी बनी हुई है क्या? तो इसने एक आंसर दिया है, देखो सेबी के सर्कुलर का दिया है, हो सकता है सर्कुलर कहीं हो लास्ट में, एक लास्ट में कई बार अमेंडमेंट पॉइंट और दिए हुए होते हैं, वहां पे हो सकता है दिया हो। इसने आंसर क्या दिया? अकॉर्डिंग टू सेबी सर्कुलर द फॉलोइंग फैक्टर हैव बीन टेकन इनटू अकाउंट, नीचे बताए गए फैक्टर ध्यान रखे जाएंगे व्हाइल फाइनलाइजेशन ऑफ यूनिफॉर्म पॉलिसी, जब कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाई जाती है फॉर कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम कंपनसेशन पेबल टू इन्वेस्टर। द अपॉर्चुनिटी लॉस, आपको अपॉर्चुनिटी लॉस कितना हुआ नॉन अलॉटमेंट की वजह से, हो सकता है आपको अलॉट हो जाती है आईपीओ। नंबर ऑफ टाइम्स द इश्यू आर सब्सक्राइब, कितने गुना सब्सक्रिप्शन हुआ, और लिस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का चांस कितना था, और लिस्टिंग गेन, अगर लिस्टिंग हो जाती तो आप फायदा कितना कमाते, चारों चीजों को ध्यान रखना चाहिए। अपॉर्चुनिटी लॉस, नंबर ऑफ टाइम्स इश्यू सब्सक्राइब कितना हुआ, प्रोबेबिलिटी अलॉटमेंट की क्या थी, और लिस्टिंग गेन। इसी के आधार पे मिनिमम फेयर वैल्यू कंपनसेशन की तय की जाती है। क्या है देखो, कंपनसेशन की वैल्यू तय करने का फार्मूला होता है लिस्टिंग प्राइस माइनस इश्यू प्राइस, ये प्राइस थोड़ा सा इधर आ गया, लिस्टिंग प्राइस माइनस इश्यू प्राइस, कितना है लिस्टिंग प्राइस ऊपर 350, इश्यू प्राइस कितना है 300, मतलब हम कंपनी से खरीदते आईपीओ में 300 में, लिस्टिंग कितने की हुई उसकी 350, एक शेयर पे 50 का मुनाफा होगा, इनटू नंबर ऑफ शेयर दैट वुड हैव बीन अलॉटेड इफ बिड वाज सक्सेसफुल, अगर बिड सक्सेसफुल होती तो कितने शेयर अलॉट होते हैं, 20 की लॉट थी तो इनटू 20, इनटू प्रोबेबिलिटी अलॉटमेंट, आपको अलॉटमेंट होने का चांस कितना था 7/8, पर दे रखा ना प्रोबेबिलिटी चांस की सवाल में दे रखी थी 7/8, तो 7/8 से गुणा करते हैं। एक सीधा सा फार्मूला है, कोई बिना फार्मूले भी सोच सकते हो आप, आपके मिलने के चांस कितने थे शेयर अलॉट होने के 7/8, इसका मतलब आप 8 लोगों में से 7 जनों को आईपीओ अलॉट हुआ है, एक आपको अलॉटमेंट होता तो कितने शेयर का होता 20 शेयर का, आपको प्रॉफिट होता तो एक शेयर पे कितने का होता 350 में से 350 रुपए का होता, तो कितना लॉस हो गया भैया आपका आईपीओ नहीं होने से 875 रुपए का ही कंपनसेशन। अब देखो डेरिवेटिव की एक क्वेश्चन, डेरिवेटिव कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन की करवाई थी क्या सर ने आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिकल, करवाऊं या करवाई मैं बोलो, इसमें सारी कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन के आईडी बता देता हूं, 5 मिनट लगेंगे, एक जैसे से सवाल है। कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन में डिफरेंस जानते हो आप लोग, क्या होता है कॉल ऑप्शन कब लगाता है कोई आदमी, भाव बढ़ने की उम्मीद हो, बुलिश ट्रेंड लग रहा हो,
पुट ऑप्शन भाव गिरने की उम्मीद हो, दोनों में आपके पास ऑप्शन रहता है। ऑप्शन का मतलब आपको खरीदने की नहीं खरीदने की दोनों की छूट है। ऑप्शन को एक्सरसाइज करना है या नहीं करना है वो आपकी इच्छा पर है। ऑप्शन का आप होल्डर हो तो आपके ऊपर इच्छा पे डिपेंड करता है कि आप ऑप्शन एक्सरसाइज करो या नहीं करो। हाँ, अगर आपको फायदा हो रहा होगा तो आप ऑप्शन जरूर एक्सरसाइज करोगे। कॉल ऑप्शन होता है भाव बढ़ते हैं तो हमें फायदा होता है, क्यों नहीं एक्सरसाइज करेंगे। पुट ऑप्शन है भाव गिरते हैं तो हम क्या करते हैं, खरीदते ही जरूर। लेकिन हम सोचे वैसे ही होना जरूर थोड़ी है, रिस्क हो सकती है ना इन चीजों, लेकिन रिस्क लिमिटेड होती है। कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन, ऑप्शन में डेरिवेटिव का पार्ट है ऑप्शन, फ्यूचर फॉरवर्ड और स्विफ्ट, 4 टाइप के होते हैं ऑप्शन आपके, एक खाली इसी के आते हैं प्रैक्टिकल। तो इनमें क्या होता है, अगर आप ऑप्शन कैंसिल कर देते हो ना, आप कहते हो सर नहीं करना सोचा, कैंसिल करवाते हो तो आपको वो प्रीमियम देना ही पड़ेगा। एक एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते हैं, प्रीमियम तो आपके खर्च हो ही जाएगा। यानी लॉस होगा तो मैक्सिमम किसके बराबर होगा, प्रीमियम के बराबर, और फायदा होगा, फायदा अनलिमिटेड कितना भी हो सकता है। अब फायदा नुकसान कैसे ज्ञात करते हैं, मैं आपको इसमें एक लॉट साइज का एक एग्जांपल जो आया हुआ है वो बता देता हूं। अक्षय बाई 500 शेयर, अक्षय बाई 500 शेयर। पहले थोड़ा सा इसका सिंपल सवाल लेता हूं, देखो आपको अभी दिया हुआ इसके हार्ड भी बनते हैं, इजी भी बनते हैं। एक लास्ट में से सवाल दिया है, शायद ये देख लो, लास्ट में है, व्हाट आर द पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। एक लास्ट वाले पेज पे देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द प्रॉफिट और लॉस फॉर ईच इन्वेस्टर इन बिलो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। मिला क्या? तो इनमें ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इनमें आपको प्रॉफिट लॉस पूछा है। एक्स राइट है कॉल ऑप्शन, एक्स ने कॉल ऑप्शन लिया, कॉल ऑप्शन मतलब भाव दिमाग से तुरंत लाया, तो भाव बढ़ेंगे तो सोचना है खरीदने का, भाव गिर गए तो बाजार से भाग जाएंगे। तो एक्स राइट है कॉल ऑप्शन, हमने कॉल ऑप्शन लिया परचेज करने का, भाव कितने बता रखे एक्सरसाइज करने के, 60 रुपया, मतलब 60 पे सौदा लॉक हो गया, फॉर ए प्रीमियम ऑफ 12 रुपी पर शेयर, 12 का प्रीमियम भी देना पड़ेगा। अब मान लीजिए शेयर के प्राइस बढ़ करके 62 रुपया चल रहे, ऑप्शन एक्सपायर होते हैं, क्या करना चाहिए, खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना। भाव बढ़े तो है, 2 रुपया भी बढ़े हैं तो अपने को एक्सरसाइज करना चाहिए। यहाँ पे कैसे एक्सरसाइज करना चाहिए, देखो आपको खर्चा कितने का आ रहा है इसमें, ये सौदा कितने का पड़ रहा है, अगर देखें तो 60 रुपए का तो सौदा है, 12 रुपया प्रीमियम लगेगा। आप शेयर खरीदोगे कितने में, 65, और अगर आप इसको बेचोगे तो कितने भाव चल रहे हैं उस टाइम, 62 रुपए के भाव चल रहे हैं, तो कितने का लॉस होगा, 10। और अगर आप सौदा कैंसिल कर देते हो तो कितने का लॉस होगा, 12 का लॉस होगा ना प्रीमियम का। भाई ध्यान दो, कॉल ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन में क्या किया करो, जितना रुपए में आपने सौदा बुक कराया उसमें प्रीमियम जोड़ो, 60 और 12 कितने हो गए, 72। बेचने का वैल्यू कितना है, 62। बेचने की वैल्यू, इसका फार्मूला एक तरह से बना देता हूं, इसमें बनाया क्या कोई फार्मूला, सेल प्राइस या उस दिन का मार्केट वैल्यू कितना है, माइनस एक्सरसाइज प्राइस और प्लस स्ट्राइक प्राइस। ये कॉल ऑप्शन का फार्मूला होता है कि आपको प्रॉफिट या लॉस किस फार्मूले से निकल जाएगा अगर कॉल ऑप्शन हो। कौन सा ऑप्शन हो, कॉल ऑप्शन। देखो इसके अंदर फार्मूले के अंदर इसने आपको निकाला होगा सेल प्राइस कितना है, अगर उस दिन बाजार में बेचे तो बाजार की रेट कितनी चल रही है, 60 चल रही है, माइनस एक्सरसाइज प्राइस आपको 60 की 62 चल रही है उस दिन, 62। आपने सौदा कितने में बुक कराया, 60 में। स्ट्राइक प्राइस के अलावा प्रीमियम कितना है, स्ट्राइक प्राइस नहीं लिखना, यहाँ पे क्या जोड़ना है, एक्सरसाइज प्राइस और प्लस प्रीमियम, प्रीमियम जोड़ना है। यानी 62 रुपए में सौदा बेचने का, आप उस दिन के भाव तो है 62 के, आपने सौदा खरीदने का कितने में बुक करा रखा है, 60, और 12 रुपया प्रीमियम का खर्चा देना होगा, तो कितने का लॉस आ गया, 10। आप दिमाग में ये देखा करो, अब ये सौदा एक्सरसाइज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप अगर इधर जा रहे हो तो लॉस हो रहा है 10 का, और आप अगर कैंसिल कर देते सौदे का तो कितने का लॉस होता, सीधा सीधा प्रीमियम के बराबर 12। तो क्या करना चाहिए, आंसर फिर क्या किया करो, यस। अगर ये लॉस आपके कैंसिल करने पे जो प्रीमियम की रकम तो फिक्स है 12 रुपया, उससे कम आ रहा है ना लॉस, तो आप सौदा को एक्सरसाइज करो। और ये लॉस अगर ज्यादा आता, 12 की जगह यहाँ पे जैसे 62 की जगह 52 होते या 85 होते,
तो 50 माइनस 60 प्लस 12 घटाते तो कितने आते? 50 में से 72 घटाते तो 22 आते ना माइनस के। 22 का लॉस हो रहा है एक शेयर पे। इससे अच्छा तो बाजार से भागेंगे तो कितने का होगा? सिर्फ 12 का ही। तो क्या करता है, यस की जगह नो करता हूं। मतलब इसको प्रीमियम से कंपेयर करो। दूसरा सौदा भी कॉल का है कि पहले मैं कॉल वाले बता रहा था, कॉल का होगा तो ठीक है नहीं। अगर यही सौदा मान लो, इसी में मैं फिर चेंज करके आपको बोल देता हूं, अगर भाव 62 की जगह 82 होते तो भाव बढ़ते तो खुश हो भाई, आपने जितने रुपए में सौदा बुक कराया ना 60 पे, उससे चाहे 1 रुपया भी बढ़े चाहे 10 रुपया बढ़े, फिर हमेशा एक्सरसाइज करना चाहिए। जहां से अब 2 रुपया ही बढ़ा है भाव तो भी एक्सरसाइज किया तो लॉस तो कम ही हुआ ना पहले से। अगर एक्सरसाइज से भी गिर जाते ना भाव, 60 की बजाय कितने रह जाते 50 55, तो छोड़ के भाग देना चाहिए। सीधा सा इसमें उसूल ये चलता है। अब यहाँ पे अगर 62 की जगह 80 हो जाते तो फिर काटते सौदा, कितने का प्रॉफिट में रहते आप? 8 रुपए का प्रॉफिट आता, फिर तो सौदा यस में आता। पुट ऑप्शन में क्या चलता है? उल्टा चलता है फार्मूला। दूसरी तरफ में किसका लिख देता हूं नीचे? पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन में प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हैं? देखिए प्रॉफिट लॉस का फार्मूला उल्टा चलेगा। एक्सरसाइज प्राइस माइनस ये प्रीमियम जोड़ते थे ना इसमें प्रीमियम को क्या करेंगे? घटाएंगे। एक्सरसाइज प्राइस माइनस प्रीमियम, फिर उसमें से माइनस क्या करेंगे? उस टाइम बाजार की मार्केट प्राइस कितनी है, या सेल प्राइस जैसे लिखा था वो मार्केट प्राइस कितनी है, मार्केट प्राइस। अब इसमें देखना आप पॉजिटिव आ रहा है फायदा है, नेगेटिव आ रहा है लॉस है, लेकिन लॉस भी उतने से ज्यादा हो रहा हो ना प्रीमियम से ज्यादा, तो भागना ही ठीक रहेगा। लॉस प्रीमियम के ऊपर मत पहन जाओ। यहां बताओ पुट ऑप्शन में भाव गिरेंगे तो अच्छी बात ही होगी ना। जितना आपका सौदा बुक हुआ है, जैसे एक्सरसाइज प्राइस 60 है, तो भाव कल को मार्केट वैल्यू 60 से 55 50 चाहे 2 रुपये ही कम हुई हो, सौदा हमेशा एक्सरसाइज करना चाहिए, थोड़े से भी भाव गिरे हो जाए। और एक्सरसाइज प्राइस जो जितना है उससे मार्केट वैल्यू अगर बढ़ गई हो, पुट ऑप्शन तो वो लेता है जो गिरने की उम्मीद करता है, और भाव अगर बढ़ गए तो फिर छोड़ना चाहिए। मतलब सीधा सा आंसर का शॉर्टकट तो ये है कि आप सोचे बगैर ही बता सकते हो यस और नो। कैसे? कॉल ऑप्शन में तो जितनी की रेट पे सौदा बुक रहा है उससे भाव बढ़ गए तो हमेशा एक्सरसाइज करो यस, और उससे गिर गए तो भाग जाओ। पुट ऑप्शन में क्या होता है? जितने पे सौदा बुक रहा है उससे भाव गिर गए तो पकड़े रखो सौदा करो, और अगर भाव उससे बढ़ गए तो छोड़ के भागो। देखो इसमें 3 दे रखे हैं शायद पुट ऑप्शन के, 3 है क्या? दूसरा सवाल में जैसे बाई ए पुट ऑप्शन, इसने पुट ऑप्शन खरीदा, एक्सरसाइज प्राइस कितना है 80, प्रीमियम कितना है 8.5, शेयर के भाव गिर करके 60 रुपया हो गया। बोलो खुश होना चाहिए या भागना चाहिए? कहां भागे? 80 रुपए का सौदा है, 60 रुपया हो गया भाव, पुट ऑप्शन है, पुट ऑप्शन है, भाव गिर रहे तो खुश हो जाओ। इसमें तो 80 का शेयर बुक कराया था, 60 रुपया भाव हो गया, फायदा निकालो। देखो इसमें एक्सरसाइज प्राइस कितना है 80, प्रीमियम कितना लग रहा है 8.5, 8.5, और भाव कितने हो गए 60, कितने का मुनाफा हो रहा है? 80 में से 8.5 73.5 में 11.5 का मुनाफा होता है। भागना क्यों है? डटे रहो। 11.5 रुपए का मुनाफा हो रहा है। तीसरे में जेड राइट ए पुट ऑप्शन, जेड ने एक पुट ऑप्शन लिया ऑन एन एक्सरसाइज प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस को 80 रुपया है फॉर ए प्रीमियम, और जिसका प्रीमियम कितना है? देखो इसमें एक चीज और डिपेंड करती है, मैं आपको अलग डिटेल में बता रहा हूं तो सारी चीज ही बता देता हूं। देखो एक सवालों में क्या होता है, आप लोगों को मैं एक बात और बता दूं, जैसे एक तो होता है जो ऑप्शन को राइट करता है, और एक होता है जो ऑप्शन को बाई करता है। सुनाई के बाद ऑप्शन को बाई करने वाला आपको सवाल में देगा, तब तो ये सिचुएशन जो मैंने आपको बताई ये सेम लगा। जैसे अभी ऑप्शन बाई किया था आपने पुट ऑप्शन, तो आपको कितने का मुनाफा हुआ था 11.5। ये बायर को होता है मुनाफा, लेकिन किसको नहीं होता? राइटर को नहीं होता। राइटर का उल्टा होता है। जैसे मैं आपको कहूं कि मैं आपको 1 लाख रुपए का अवार्ड दूंगा, आप अगर इतने मार्क्स ले आए, आपके लिए तो फायदा है ना अवार्ड, लेकिन मेरे लिए क्या है? लॉस है। मेरे को खर्चा करना पड़ेगा ना उतने का, तभी तो आपका फायदा होगा। तो वही बात यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मेरे को 8 रुपए का नुकसान हुआ ना, आपको उसमें क्या होगा? फायदा होगा। यानी दूसरी पार्टी का वही क्या बन जाएगा? फायदा बन जाएगा, जो ऑप्शन राइट करता है उसके लिए। तो ऑप्शन राइटर वाले के लिए अगर मैं पूछूं तो आपका जो फायदा होगा वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। जैसे कैसे वो आपको मैं बताता हूं। देखो एक बार वापस इसमें बाई के कितने पॉइंट है क्या? कोई बाई का पॉइंट
y का तो एक ही है सेकंड, x में पहले वाले में भी राइट दे रखा है, तीसरे वाले में भी z राइट दे रखा है और लास्ट वाले में भी क्या दे रखा है x y राइट ही दे रखा है चारों में। तो देखो हाँ ठीक है वो बात ठीक है, लेकिन आप इसमें दोनों का प्रॉफिट लॉस बता दो। जैसे सेकंड पुट ऑप्शन इसमें y ने बाई किया था, बाई करने वालों को तो फार्मूला ये लगा के आप निकाल सकते हो कि साहब हमें फायदा हो गया 11.5 का, लेकिन यही राइटर के लिए क्या हो गया 11.5 का नुकसान, राइटर के लिए कुछ। वैसे तीसरा पॉइंट देखना, तीसरा पॉइंट किसका है, जेड राइट है पुट ऑप्शन, जेड राइट कर रहा है, तो आप पहले क्या करना, बायर के लिए मुनाफा क्या हो रहा है वो पहले सोचना बायर का। जेड राइट है पुट ऑप्शन एट एन एक्सरसाइज ऑफ 80 रुपी, प्रीमियम कितने का है 11 का, प्राइस जो है बढ़ करके कितने हो गए 96 रुपया हो गए फॉर द ऑप्शन एक्सरसाइज, ऑप्शन एक्सपायर होता है, भाव बढ़ गए। आप मान लो इस सौदे के बायर हो और मैं राइटर हूं, तो आप बायर हो, आपने सौदा बुक कराया 80 की रेट से पुट ऑप्शन, और भाव बढ़ करके कितने हो गए 96, रहोगे बाजार में या भागोगे। पुट ऑप्शन है आप 80 रुपए की उम्मीद, आपने सौदा बुक कराया था 96 हो गए भाव, पुट ऑप्शन कम होते तो रखते, ज्यादा हो गए तो भागना ही पड़ेगा। तो सीधा सीधा आप इसमें प्रॉफिट लॉस निकालने की बजाय तीसरे में क्या कह सकते हो कि सर लॉस कितने का होगा, भाग रहे हैं तो कितने का लॉस हो जाएगा, प्रीमियम के बराबर, कितने रुपए का 11 का लॉस हो जाएगा, 11 का आपका लॉस वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा ना राइटर के लिए। तो देखो नीचे तीसरे में राइटर के लिए इसने क्या बोला है 11 रुपए का प्रॉफिट, देखो आंसर में जेड के लिए, मैं राइटर हूं मेरे लिए पूछा था, आपके लिए तो क्या हो गया बायर के लिए तो आप क्या लिख देना लॉस, क्योंकि आपने ऑप्शन एक्सरसाइज ही नहीं किया, और मेरे को 11 रुपए पड़े पढ़ाई मिल गए, आप छोड़ के भागे तो 11 रुपए तो देके गए होंगे। आपको ये सर इसको फार्मूले से बताओ, फार्मूले से बताओ क्या पुट ऑप्शन के फार्मूले से कर दो साइड, सौदा कितने में बुक कराया आपने, सौदा कितने में बुक हुआ है 80 रुपए में, सौदा बुक हुआ 80 रुपए में, आप कहते हो सर मैं तो एक्सरसाइज करूंगा छोड़ के नहीं भागूंगा, देखो आपने सौदा 80 में बुक कराया, कमीशन कितने का लग रहा है आपके 11 का लग रहा है, और आप बेचोगे तो कितने में बिकेगा 96 रुपए की रेट है उसकी, मतलब बाद में पुट ऑप्शन आप एक्सरसाइज करोगे उसकी, तो लॉस कितने का होगा आपको अगर एक्सरसाइज करते हो, 80 में से 11 घटाए 69 में से 96 घटाए कितने का लॉस हो रहा है 21 रुपए का, नहीं 27 का लॉस आएगा। अब 27 का लॉस अफोर्ड करना अच्छा है या इस सौदे को कैंसिल करके सिर्फ 11 रुपए का लॉस, आप अगर ऑप्शन मेरे से ले रहे हो तो 27 का लॉस अफोर्ड करना चाहोगे या 11 का ऑब्वियस, अरे भाव बढ़ रहे हैं, भाव बढ़ जाते हैं ना कभी भी, तो पुट ऑप्शन छोड़ के भागना, आप फिर 11 के लॉस में रहोगे सिर्फ प्रीमियम के, और वो मेरे लिए क्या हो जाएगा मुनाफा हो जाएगा ना। तो दोनों का बता सकते हो क्या, आप सोचो सुनो, बायर के लिए पहले सोचा करो, बायर के लिए, हालांकि इसने पूछा राइटर के लिए, लेकिन बायर के लिए आप क्या कहोगे कि 11 का सब लॉस आया, फिर राइटर के लिए नीचे क्या जवाब दे सकते हो, राइटर को 11 का क्या हो गया प्रॉफिट, सीधा उल्टा बता दो उसका। जैसे चौथा पॉइंट देखिए एक्स वाई राइट है पुट ऑप्शन, इसमें भी मैं राइट कर रहा हूं, मतलब मेरे लिए पूछा है तो मैं राइट कर रहा हूं, पुट ऑप्शन है, एक्सरसाइज प्राइस कितना है 70 रुपया, प्रीमियम कितना है 8 रुपया, प्राइस गिर करके 48 रुपया हो गया, 48 हो गया, आपके बारे में देखो आपको खुश होना चाहिए, दुखी बायर को, आप सौदे के बायर हो, आपको तो खुश होना चाहिए ना, रेट गिरी है, कितना फायदा होगा बताओ, प्रॉफिट कितना होगा, सौदा कितने का बुक कराया था आपने 70 का, प्रीमियम कितना है 8, माइनस प्राइस गिर करके कितने हो गए उसके 48, एक्सरसाइज प्राइस माइनस प्रीमियम माइनस मार्केट वैल्यू कितना आ गया 70 में से 8 का 62 में से 14 का आपको क्या होगा प्रॉफिट। अब मैं क्या करूं, मेरे को ये क्या हो जाएगा लॉस, आप राइटर के लिए पूछा है तो राइटर के लिए क्या बोल सकते हो 14 का लॉस, मेरे लिए 14 का लॉस, आपके लिए 14 का प्रॉफिट। पहले पॉइंट को भी वापस एक्सप्लेन करूं क्या, पहला पॉइंट में भी एक्स ने राइट किया था कॉल ऑप्शन राइट किया था, तो राइटर के लिए बताना था क्या होता है इसमें, देखो आपको याद हो तो 10 का लॉस आया था आपकी, और सौदा एक्सरसाइज किया था आपने, 60 का सौदा बुक कराया था कॉल ऑप्शन, भाग हो गए थे 62, फार्मूला क्या था उसमें याद हो तो सेल प्राइस या मार्केट प्राइस माइनस क्या किया था आपने जानो तो माइनस एक्सरसाइज प्राइस प्लस प्रीमियम लिखा था, तो मार्केट प्राइस है इसमें 62,
माइनस आपने क्या था 60 प्लस 12, तो कितने का लॉस आया था 10। एक्सरसाइज किया था आपने, आपके 10 का लॉस आया था, मुझे वो 10 का क्या हो जाता प्रॉफिट। तो मेरी तरफ टैक्स के लिए पूछा, इसका आंसर क्या हो जाता 10 का। तो आप सवाल में ये भी देखा करो, आप दोनों के लिए बता दिया करो हर आंसर ही चाहिए, राइटर के लिए और बायर के लिए। बायर के लिए तो ये फार्मूला से जो आंसर आएगा वो बायर का प्रॉफिट लॉस आएगा। आपको सौदा एक्सरसाइज कब करना है याद रहेगा, क्या कॉल ऑप्शन हो, भाव चाहे 1 रुपया भी बढ़ाओ, सौदा हमेशा क्या होता है एक्सरसाइज होता है। लेकिन कॉल ऑप्शन में अगर जितने का स्ट्राइक प्राइस है उससे भाव गिर गया तो फार्मूला लगाओगे तो भी छोड़ के ही भागना पड़ेगा। 1 रुपया भी गिरा है तो वो भी एक्स्ट्रा लॉस है ना। पुट ऑप्शन में क्या होता है, भाव गिरते हैं चाहे 1 रुपया गिरा हो तो सौदा एक्सरसाइज करो, और भाव बढ़ गया तो भाग जाओ, और उतना का उतना रह गया तो क्या करना चाहिए, जैसे 60 रुपया स्ट्राइक प्राइस तय किया, महीने पर बाद वैल्यू भी 60 ही है बाजार, फिर न्यूट्रल। आप चाहो तो एक्सरसाइज करो, चाहो तो मत करो, वो लॉस उतना ही होगा प्रीमियम के बराबर ही। फिर देखो इसके ऊपर कोई सवाल है वो देखते हैं, थोड़ा सा बचा है, पेशेंस रखो, 10 मिनट का काम। ऑप्शन भी क्या आजकल आते हैं, ध्यान दो। इसके ऊपर एक नमन लिमिटेड करके सवाल होगा, आपको मिल गया होगा। ये क्या लॉट का नहीं आया अभी, मैं इसमें लॉट का भी बताना चाह रहा हूँ। लॉट होती है, लॉट सुना है क्या आप लोगों ने वर्ड? लॉट का मतलब होता है एक साथ जब 20 30 50 शेयर खरीदेना है, लॉट होती है 50 शेयर, यानी आपने अभी एक शेयर पे प्रॉफिट लॉस निकालना देखा है सिर्फ, जबकि लॉट में कितने शेयर होते हैं, जनरली 50 शेयर होते हैं। हालांकि लॉट साइज दे देगा आपको, तो उस पूरी लॉट पे प्रॉफिट लॉस कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन में आपको देखना है, एक लॉट दो लॉट एक। नमन ने एग्जीक्यूटेड फॉलोइंग ट्रेड ऑन गामा लिमिटेड स्टॉक, नमन ने ये सौदे बुक कराए, बायर है क्या क्या परचेज, इसने खरीदा है 3 मंथ कॉल ऑप्शन। आप खुद को पहले इमेजिन करके इसमें सोचा करो कि मैं खुद कॉल ऑप्शन ले रहा हूं, आप खुद कॉल ऑप्शन ले रहे हो, प्रीमियम कितने का है 25 का, एक्सरसाइज प्राइस कितने 530, 530 से भाव बढ़ेंगे तो खुश हो जाना, 530 से गिरे तो सौदा कैंसिल कर देना। एक दूसरा 3 महीने का एक पुट ऑप्शन लिया है, 5 रुपया प्रीमियम है, और एक्सरसाइज प्राइस कितना है 400, लॉट साइज है कितने की 100 शेयर, 50 की जगह 100 बोल दिए इसमें। करंट प्राइस कितने चल रहे हैं 500। अब मेरे को बस इतना देख के बता दो 500 रुपया नहीं, आगे का देखो 500 रुपया करंट प्राइस है, ये तो आज का है। नमन का प्रॉफिट लॉस निकालिए, अगर 3 महीने बाद की रेट कितनी हो जाए 500 और दूसरी तरफ कितनी हो जाए 350, तो सवाल 3 महीने बाद की रेट ध्यान दो, आफ्टर 3 मंथ 3 महीने बाद में रेट कितनी दे रखी है, मार्केट प्राइस पहले ऑप्शन में 500, दूसरे ऑप्शन में क्या दे रखी है, एक और दे रखा ना, 2 सवाल पूछे इसके, मार्केट प्राइस एक तरफ 500 हो जाए और दूसरी तरफ कितने दे रखे मार्केट प्राइस 350 हो जाए, बताओ 500 रुपया होगा तो आपको कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन आपने क्या रेट से बुक कराए थे बताना एक बात, 350 की, और नोट साइज कितनी है, नोट साइज है 100 से, ठीक है, एक शेयर का मुनाफा आएगा उसको 100 से गुना करके ना, बात सीधी सी। तो देखो अब इसमें आपने सौदा कॉल ऑप्शन तो डाला था 530 की रेट का, 530 की रेट का भाव हो गए 500, तो कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करें या बाकी, अरे 530 का कॉल ऑप्शन डाला है उससे भाव बढ़े तो रखते सौदा, वरना तो छोड़ के जाना पड़ेगा। तो पहला सौदे में तो आपको क्या होगा लॉस, पहले सौदे में तो क्या होगा लॉस, कितने का लॉस होगा प्रीमियम के बराबर, 25 रुपया एक शेयर पे, पूरी लॉट पे कितने का हो जाएगा 25 रुपया एक शेयर पे, तो पूरी लॉट पे कितना हो जाएगा, वो तो बाद में जोड़ देंगे, आप अलग अलग ही रखो। 25 रुपए का लॉस हो गया ना पहले प्रीमियम पे, 25 रुपए का प्रीमियम 100 शेयर पे कितने का लॉस हो गया 2500 रुपए का। दूसरा सौदा कॉल ऑप्शन के बाद दूसरा किसका बुक कराया था आपने, पुट ऑप्शन, पुट ऑप्शन 430 की रेट का बुक कराया, 430 से भाव कम होते तो कुछ होते, इसमें 500, इसमें भी लॉस में जा रहा, पहले वाला कॉल ऑप्शन भी घाटे का सौदा हो गया और दूसरा पुट ऑप्शन भी, 430 का सौदा बुक कराया उससे भाव गिरते तो खुश होते, 430 से भाव क्या हो गए उल्टे हो गए, कॉल ऑप्शन में भाव बढ़ते तो खुश होते वो गिर गए, पुट ऑप्शन में गिरते तो खुश होते उससे भाव बढ़ गए, तो उसको भी कैंसिल करो, उसका लॉस कितना होगा 5 रुपए प्रीमियम का, 100 शेयर पे कितने का हो जाएगा 500,
कितने का टोटल लॉस हो गया? 3000। ये बात हुई ना, इसमें तो टोटल लॉस 3000 का। दूसरी तरफ अगर भाव 350 हो जाए तो पहले वाला सौदा तो कॉल ऑप्शन है, 530 का बुक रहा है, भाव बढ़ते तो खुश होते, इसमें भाव बढ़े कि गिरे? गिरे, नाराज हो जाओ। 25 इंटू 100 कितने का लॉस हो जाएगा? 2500। और दूसरा सौदा जो बुक कराया था पुट ऑप्शन, उसमें 430 का बुक कराया था, भाव हो गए 350। अच्छी बात है, फायदा है। कितने का प्रॉफिट होगा? कैसे निकालोगे? आपको फार्मूला बताया था, एक्सरसाइज प्राइस कितना है? 430 माइनस प्रीमियम कितना है दूसरे सौदे में? 5 का ऐसा है, माइनस सेल प्राइस कितना है उस दिन मार्केट में? 350। तो ये कम कर दो, कितने का प्रॉफिट हो जाएगा? 430 में से 5 का कमीशन दे देंगे और 350 में बिक जाएगा। 75 रुपए का है क्या? नंबर ऑफ शेयर से भी गुणा कर दो, यहाँ पे 100 शेयर है ना, 7,500 का मुनाफा और ये 2500 का क्या है? तो दोनों को जोड़ दो, टोटल क्या हो गया? 5000 कमा लिया। 5000 का क्या हो गया? फायदा। अरे इसमें जोड़ के किया होगा, मैंने अलग अलग करवाया, बात वही है, अलग अलग करने में ज्यादा समझ में आ जाएगा इसके बाद। इसके पहले भी अब तो इसके जैसे ये सवाल आप कोई सा भी कर लो, चाहे एक इसके ऊपर दिया हुआ देखो क्या सर, निफ्टी इंडेक्स, ये इंडेक्स का कॉल पुट किया है इसमें। इंडेक्स में निफ्टी इंडेक्स की बात का एक सवाल दे रखा है, निफ्टी इंडेक्स वाज ट्रेडेड, इसकी ट्रेडिंग हुई है 11,025 पे 1 फरवरी को। एक पुट ऑप्शन आपने डाला है कितने का? 10,800 का, एक्सपायरी डेट है 28 फरवरी, पुट ऑप्शन डाला है और वो 50 की लॉट में मिल रहा है। ये कॉल ऑप्शन एंड द कॉल ऑप्शन, एक कॉल ऑप्शन भी डाल दिया आपने 11,300 का विद सेम एक्सपायरी डेट और उसकी लॉट साइज कितनी है? 30 की। फिर साइज ऑफ 1 लॉट ऑफ निफ्टी, नहीं वो 30 और 50 रुपया तो कमीशन दिया हुआ है, साइज नहीं है ये। 30 के पहले ये रुपया का साइन है, ये भूल से इसमें कंप्यूटर में सही नहीं आता ये साइज। 30 रुपया और 50 रुपया ये तो क्या है रुका? प्रीमियम है। लॉट साइज तो लास्ट में दे रखी है, कितने की लॉट साइज है? नहीं दिख रही क्या? साइज ऑफ 1 लॉट 75 की है। गणेश जो एक रेगुलर ट्रेडर है, उसने 2 लॉट तो खरीद लिए पुट ऑप्शन के और 1 लॉट किसका खरीद लिया? कॉल ऑप्शन का। 22 फरवरी को मार्केट की रेट क्या चल रही है? 10,850। गणेश ने क्या किया? सारा ट्रांजेक्शन स्क्वायर ऑफ कर दिया, कॉल ऑप्शन 10,800 का उसने बेच दिया और पुट ऑप्शन जो है कुड बी सोल्ड एट 5 रुपीज। कैलकुलेट द नेट गेन एंड लॉस, आपको गेन या लॉस पूछा है कि कितना क्या होगा। तो देखो इंक्लूडिंग ब्रोकरेज, ब्रोकरेज भी दे रखी है 50 रुपए की लास्ट। हाँ ध्यान दीजिए, वापस सवाल को बता देता हूँ। निफ्टी का ये आपको सौदा जो दे रखा है वो ऊपर 11,025 पे करंट ट्रेडिंग है, पुट ऑप्शन 10,800 का चल रहा है। ये 10,800 कोई भाव नहीं होते, आपको मैं बता दूं निफ्टी के। ये तो क्या है? इंडेक्स है कि इतने से इतना पे जाने की उम्मीद है, इसका इतने पे जाने की उम्मीद है। तो पुट ऑप्शन 10,800 का मिल रहा था 50 रुपया पर लॉट के हिसाब से और कॉल ऑप्शन मिल रहा था 11,300 का और उसके आपको 30 रुपया प्रीमियम, ये प्रीमियम आ रहा है दोनों का। साइज है 1 लॉट का कितना? 75। नीचे गणेश जो रेगुलर ट्रेड करता है स्टॉक मार्केट में, उसने 2 लॉट खरीदे पुट ऑप्शन के 10,800 के और एक ऑप्शन खरीदा उसने किसका? हाँ कॉल ऑप्शन का 11,300 की रेट। ऑन 22 फरवरी को निफ्टी इंडेक्स जो वो 10,850 पे ट्रेड हो रहा था। गणेश ने उन सौदों को कैंसिल कर दिया, क्रॉस कर दिया, स्क्वायर ऑफ करने का मतलब एक्सरसाइज कर लिया। एक्सरसाइज करते इसमें कॉल ऑप्शन 10,800 वाला जो था वो 80 रुपया प्रीमियम पे बेचा गया, मतलब 80 का मुनाफा एक्स्ट्रा हुआ और पुट ऑप्शन जो था उस पर 5 रुपए का मुनाफा हुआ। इतना मुनाफा हुआ, इसको ये बोल रहा है। अब आपको नेट गेन और लॉस पूछा है। देखो इसमें क्या होता है, निफ्टी के ट्रेडिंग में कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन का तरीका अलग होता है। इनमें आपको मुनाफा भी देगा, प्रीमियम भी देगा। ये निफ्टी कितने से कितना पॉइंट हो गया, कितने से कितना पॉइंट हो गया, उससे आपको कुछ नहीं करना, ठीक है ना। आप तो अपने ऑप्शन देख लो, एक तो कॉल ऑप्शन इसने ले रखा है, एक तो कॉल ऑप्शन देखिए
तो कितना कमाया है? एक घंटे बाद तो देखो इसमें आप कॉल ऑप्शन आपने कितना लिया है मेरे को ये बताओ। कॉल ऑप्शन गणेश हु इज रेगुलर ट्रेडर, इसने दो तो पुट ऑप्शन लिए हैं और एक कॉल ऑप्शन, दोनों लिख देता हूं, पुट ऑप्शन और दूसरा कॉल ऑप्शन। नॉर्मली तो हम क्या करते हैं, सेल प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस को कम करते हैं ना, इसमें आपको सीधा मुनाफा दे देगा ये कि 22 फरवरी को इसने क्या किया, ये सौदा एक्सरसाइज कर दिया, दो तो ले रखे पुट ऑप्शन, पुट ऑप्शन तो कितने, दो लोट, और कॉल ऑप्शन कितना ले रखा है, एक लोट, ठीक है, ये ले रखे। अब इन पे मुनाफा कितना हुआ 22 फरवरी को, ये कह रहा है स्क्वायर करते, इसमें कॉल ऑप्शन जो है उस पे 80 रुपए का मुनाफा हुआ और पुट ऑप्शन पे 5 का। कॉल ऑप्शन पे कितने का मुनाफा हुआ, 80 का, ठीक है, 80 रुपए का मुनाफा हुआ है। 80 में से और कुछ मत घटाना, इसमें फर्क अपने आप ले लिया, इसमें सेल प्राइस एक्सरसाइज प्राइस का, आप सिर्फ प्रीमियम घटा दो, प्रीमियम तो अब भी लगेगा जेब में, कितना है प्रीमियम देखो ऊपर, कॉल ऑप्शन पे बता, कॉल ऑप्शन पे प्रीमियम 30 रुपए का था क्या, अब 30 रुपया घटा दो, 30 रुपया प्रीमियम तो देना ही पड़ेगा। लॉट कितने लिए, एक, और कितने शेयर है एक लॉट में, 75, तो 75 से गुणा कर दो, 80 में से 30 रुपए, 80 रुपए का मुनाफा हो रहा है एक शेयर पे, और 30 ये घटा दो, और 30 घटा करके एक लॉट है, एक लॉट में 75 शेयर, कितना मुनाफा आ गया, सीधा सा निकाला, 80 में से 30, 50 रुपया कमाया, 75 शेयर से गुणा कर दो, 3750 कमाएगा। पुट ऑप्शन में आपने कितने का कमाई की है, 5 रुपए की आई है, साइड देखो कमाई, पुट ऑप्शन लास्ट में 5 रुपया, और इसका सौदा आपने कितने प्रीमियम पे बुक कराया था ऊपर, प्रीमियम कितना चल रहा था, शुरू में दिया था देखो 50 रुपए का प्रीमियम चल रहा था, यानी कि आपको ये तो माइनस का सौदा है, 5 माइनस 50, 5 रुपया माइनस 50 रुपया, कितनी लोट बुक कराई, 2, एक लोट में कितने शेयर है, 75, कितने आ गए, 6750, माइनस कितने का लॉस हो रहा है आपको, 3000। और भी कोई ब्रोकरेज वगैरह भी लगी है क्या, दलाली भी लगी थी शायद इसमें, क्या बोला था इसने, 100 रुपया पर लोट दलाली भी लगी थी, यानी कि आपको 100 रुपया पर लोट क्या लगी है, दलाली, ब्रोकरेज, ब्रोकरेज 100 रुपया पर लोट, बोलिए लोट कितनी होगी आपकी, 2 1 3, दलाली डबल लगेगी, लेकिन हमेशा हाँ, सेल और बाई की मतलब कैसे, आपको सौदा बुक कराते हो, तो बुक कराते हो तो खरीदने का कराते हो, फिर हाथों हाथ वो उल्टा सौदा होता है उसका बेचने का, तभी तो मुनाफा आता है दोनों के बीच का, तो इसमें दलाली हमेशा डबल लगती है, तो कितने की दलाली लग जाएगी, 600, तो कितने का लॉस हो गया आपको, 3700। ये तरीका मेरे हिसाब से ज्यादा सही है बुक वाले की बजाय, क्योंकि जितने का प्रॉफिट लॉस होगा वो आपको दे देगा एक, कि भाई इतने के सौदे पे बेचा है, इसने प्रॉफिट पे 80 रुपए का प्रॉफिट हुआ, प्रीमियम घटा दो, इसमें 5 का प्रॉफिट पे बेचा है, 50 का लॉस घटा दो, आपको और कुछ सोचना ही नहीं है। सौदा आप ये कहोगे सर एक्सरसाइज नहीं किया सेकंड वाला, वो तो सवाल में दे रखा है इसने कि दोनों सौदे इसने स्क्वायर ऑफ किए, दोनों सौदे एक्सरसाइज की, अगले की अगर नियत खराब होगी तो एक को कैंसिल कर देता है, एक को एक्सरसाइज कर लेता, वो तो अगले की इच्छा है। आपको कि मत करता, नहीं करता तो क्या होता है इसमें, आपको बता दूं नहीं करता तो ज्यादा लॉस होता, ये दूसरे सौदे पे 5 रुपया तो आया ना इसको, अगर एक्सरसाइज नहीं करता तो पूरे 50 का लॉस में जाता है कि नहीं जाता है, तो 5 का स्टॉक एक्सचेंज के इस नियम पे भी चलता है कि नफा ज्यादा से ज्यादा करो, तो नुकसान में भी अगर जा रहे हो तो नुकसान को क्या करने की कोशिश करो, मिनिमम करने की कोशिश, इस थ्योरी पे चलता है। अगला एक सवाल लास्ट और बता रहा हूं, देखो अब से करके शुरू में सवाल था ना, वो आपको बता रहा हूं, अब से बाई 500 शेयर ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड, अक्षय ने कोई शेयर खरीदे 500 शेयर खरीदे 210 रुपए की रेट से पर शेयर ऑन द स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, स्टॉक एक्सचेंज पे खरीदे ये शेयर, 500 शेयर खरीदे 210 रुपए की रेट ऑन द स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म इन ऑर्डर टू हेज द पोजीशन। अब इसको डर लग रहा था कि मैंने खरीद तो लिए, भाव कल को बढ़ने की उम्मीद में परचेज का, लेकिन गिर जाए तो हेज करना, हेज करना किसको बोलते हैं, रिस्क को कम करना। इसने एक पुट ऑप्शन लिया होगा, ये देखो सेल कर रहा है 300 फ्यूचर,
PQR लिमिटेड का सेल करने का ऑप्शन ले लिया कितने की रेट से 195 की रेट से। ड्यू टू फॉल इन द शेयर के भाव गिरने से और फ्यूचर प्राइस बाय 5% एंड 3% रेस्पेक्टिवली और नेक्स्ट डे शेयर के भाव 5% गिर गए और फ्यूचर के भाव कितने गिर गए 3% अगले दिन। अक्षय क्लोज इज पोजीशन, अक्षय ने अपना सौदा काट दिया। फाइंड आउट इज प्रॉफिट और लॉस, तो उसका प्रॉफिट या लॉस बताइए क्या होगा। देखो इसने थोड़ा सा हेजिंग का सवाल दे दिया। हेजिंग का सवाल हालांकि आपके लेवल पे नहीं आना चाहिए, ये सवाल फाइनल लेवल पे हम लोग करते हैं। देखो इसमें दो सौदे आप अलग अलग दिमाग में आराम से सोचो। एक तो आपने बाई किए शेयर, सौदा पहला सौदा तो किसका था, एक्चुअल सौदा था शेयर बाई करने का शेयर का। दूसरा है फ्यूचर का। तो शेयर बाई करे तो आपने कितने में खरीदे थे शेयर बताओ पहले। 500 शेयर खरीदे आपने, किस रेट पे खरीदे 210 की रेट। कितने में 1,05,000। और दूसरे दिन उनको बेचा होगा, फिर बेचा तो भाव गिर गए थे दूसरे दिन, कितने गिर गए 5% गिर गए शेयर के भाव। तो 210 में से 5% कम तो कितने आ जाएंगे 210 में से 199.5 पे बेचे होंगे, कितना हो गया 99,750। इतने में बेचे हैं, इतने में खरीदे। आपको लॉस हुआ या फायदा हुआ बताओ पहले इस सौदे। लॉस हुआ क्या, खरीदे इतने में बेचे इतने में, कितने का लॉस हो गया 5250। ये सौदा काटने का। दूसरी तरफ हमने फ्यूचर बुक कराया, फ्यूचर बुक कराया उसमें आपने सेल करने का सौदा लिया है पहले भी कि 300 शेयर आप बेचोगे, किस रेट से बेचोगे 195 बेचोगे। कितने में बिके थे 300 शेयर आप अगर बेचते हो 195 रेट से, क्या बोला था 500। उनको दूसरे दिन फिर उनको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। आपने बेच दिया तो दूसरे दिन उसको क्या करना होगा, खरीद के डिलीवरी देनी होगी उस आदमी को। डिलीवरी 300 शेयर की दूसरे दिन क्या भाव हो गए फ्यूचर के, फ्यूचर के भाव 3% गिर गए दूसरे दिन। तो 3% गिराओ 195 में से 3% लेस करो। 195 के भाव में सौदा आपने बेचने का बुक कराया तो 3% गिर गए, कितने आ गए 189.15। तो कितने में ये दूसरे दिन खरीदे होंगे शेयर 56,745। फ्यूचर में इतने में बेचे इतने में खरीदे, फायदा हुआ या नुकसान हुआ 58,500 में बेचे, पहले दिन बेचने का सौदा किया दूसरे दिन उनको खरीद लिया, फायदा वाला कुछ कितने का 1755। ये कुछ तो जोखिम कम हुई ना, इतने का लॉस हुआ, ये इतना तो कमाया, फिर भी कितने का लॉस रह गया 3495। ये तो लॉस हो गया। तो मेरे हिसाब से मैंने एक्सरसाइज में कोई एक आधा बिना काम का क्वेश्चन छोड़ा है जो आने को आ जाता है लेकिन उनका कोई लॉजिक नहीं लगता। तो लॉजिक नहीं लगता तो उन चीजों को आप सीधा इनमें से पढ़ सकते हो। बाकी जो भी क्वेश्चन कंसेप्ट से जुड़े हुए थे वो सारे मैंने करवा दिए, अलग अलग टॉपिक में इतने आए हुए। तो आप लोग इनको वापस देख लेना, एक बार एक्सरसाइज को वापस उनको गो थ्रू कर लेना या आप रिकॉर्डिंग देख लेना वापस। ये नोट्स कर लोगे तो मेरे साथ से काम चल जाएगा। और कोई नहीं मिली तो नोट्स ठीक है, फिर मैं एंड कर रहा हूँ। आप लोग